तो गुड लोग बवाल तो होता है। अब आशीर्वाद सेरेमनी में जो झनक की बेइज्जती होती है तो सृष्टि को सबक सिखाने की जो फैसला करती है ना, अब कहीं ना कहीं वो अनिरुद्ध पे अपना हक जमाने लगती है। तो सच में कॉम्प्लिकेटेड तो बनता ही है, क्योंकि घर पे भी तमाशा नेक्स्ट लेवल होता है। जब बिपाशा जानबूझ करके उसको पूछना चाहती है कि तुम क्या गिफ्ट दोगे, तो वहां तो झनक नहीं बताते हैं, क्योंकि उसको पता है कि बिपाशा एक नंबर की गिरी हुई इंसान है। उसको थोड़ा सा भी कुछ पता चला तो तमाशा खड़ी कर देगी। हालांकि जब यहाँ पे हप्पू आती है तो वो बिपाशा को बहुत खरी खोटी सुनाती है, बल्कि उसकी इस कदर बेइज्जती करते हैं बिपाशा को समझ में आ जाता है कि अब पंगा लेना सही नहीं। बिपाशा तो यहाँ से चली जाती है, हप्पू आकर के सारा मामला ही खराब कर देती है। लेकिन जब झनक से वो बोलती है आखिर शादी होने वाली है और इसकी तैयारी इतनी हो रही है, झनक तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारा शादी किससे होगा, अब ये सारी बातें बोलकर उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए फीलिंग जगा देती है। लेकिन झनक तो साफ बोल देती है कि उसे प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ चुका है और वो सिर्फ मौत को ही पाना चाहती है। लेकिन जब ये सारी बातों को अनिरुद्ध सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि घर वालों ने आखिर इससे किस हद तक हट किया है। मतलब ये इस कदर सोचती है इससे मौत जरूरी है प्यार से ज्यादा। अब ये बातें सुनने का तो बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन हप्पू के दिल में जो बात होती है ना, वो बोल देती है कि तुम्हारा और अनिरुद्ध का जो रिश्ता है, तुम और अनिरुद्ध एक साथ जब होते हैं तो नारायण और लक्ष्मी लगते हो, तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। अब अनिरुद्ध को ये बातें सुनकर के हंसी भी आती है, मजा तो उसको आ रहा होता है, लेकिन वो चुपचाप होता है। लेकिन जब हप्पू देखती है अनिरुद्ध को तो उसे बुला लेती है और बोलती है कि प्लीज तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। अब झनक बोलती है ना कि अगर आपने कुछ भी एक वर्ड भी बोला तो मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। तो बोलती है कि ठीक है मत बातें करो, लेकिन मेरे दिल में जो बात है मैं बोलूंगी ही बोलूंगी। अब अनिरुद्ध को तो सर मारी होती है, लेकिन कैसे भी करके वो बातें घुमा करके यहाँ से चला जाता है। अब झनक को भी तैयारी करवानी है, लेकिन वहीं सृष्टि की जो डॉटी पॉलिटिक्स होती है ना, वो अपनी पूरी प्लानिंग बता देती है अर्ची को कि वो क्या करने वाली है। वो झनक को बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झनक को यहाँ पे जलाने के लिए बुला रही है, ताकि अर्ची और अनिरुद्ध जब साथ होंगे, सारी रस्में हो रही होगी, एक दूसरे के साथ में फोटोशूट हो रहा होगा, तो इस चीज को देख करके झनक को बहुत बुरा लगेगा और थोड़ी सी उसकी इंसल्ट भी करेगी आशीर्वाद सेरेमनी में। लेकिन इसे ही नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी भी टांग खिंचाई हो जाती है, जो सब में कॉम्प्लिकेटेड तो बनती ही है गुरु लोग। यहाँ तो पूरी तरीके से अर्ची को मैनिपुलेट कर देती है कि तुम्हारे दिल में जो अनिरुद्ध के लिए भरोसा कम हुआ है ना, तुम उसको बढ़ाओ। और हाँ, एक बात याद रखो कि इतना भी निर्भर मत रहो, क्या पता अनिरुद्ध तुम्हें धोखा दे दे। अब ये बात कहीं ना कहीं अर्ची को भी सही लगती है। अब इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। अब देखो इसका पोस्ट सीन बहुत मजेदार होता है, लेकिन पोस्ट सीन से पहले एक्स्ट्रा एपिसोड के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे जब झनक हप्पू की तैयारी कर रही होती है तो हप्पू सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को रिपीट करते हैं, अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को लेकर के। उसके दिल में जो होता है वो सिर्फ वही बातें बोल रही होती है, वो किसी की बातों को नहीं सुनती है। लेकिन जब अनिरुद्ध वापस आता है तो वो चुपचाप खड़ा करके सुन रहा होता है, लेकिन जब देखता है कि लेट हो रहा है तो आता है इसको ले जाने के लिए। लेकिन ये खुद यहाँ बातें करने लगता है कि तुम हप्पू दी जो बोल रही है उनकी बात को मत काटो, और जो बोल रही है वो सही तो बोल रही है ना, तुम गुस्सा बिल्कुल मत हो। वो बोलते कि कैसे नहीं, मुझे इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, और हाँ आप मतलब हमें ले जाने के लिए यहाँ पे आए और आप खुद ही गप्पे लड़ाने लगे। वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो ये तो उसकी गोद में गिर जाती है। आखिर जो यहाँ पे मिलती है ना, तो कपड़े देख करके तो पहले ही खुश हो चुका होता है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, तो दिल में जगह थोड़ी सी बनी जाती है। लेकिन वहीं जब ये आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे झनक को देख करके सृष्टि तो पूरी तरीके से बौखला जाती है। अब वो जानबूझ करके ऐसा अच्छा बनने की ड्रामा करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन विनायक इसकी पूरी पोल खोल देता है कि मेरे घर वाले तो आए नहीं है, क्योंकि सृष्टि ने बुलाए नहीं है, और हाँ यहाँ मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब सृष्टि के ही दोस्त है, और सृष्टि ने ही अपनी कलीग्स को बुलाया है। कोई ऐसा मौका नहीं होता जहाँ पे विनायक उसकी टांग खिंचाई नहीं करता, जगह वो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। और सृष्टि को तो अच्छे तरीके से सबक सिखा कि वो झनक का सपोर्ट भी करता है, तो यहाँ से वो झनक का भी साथ देने लगता है हर एक मौके पे, हर एक जगह पे। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं और घर की जो सजावट होती है ना, इसको देख करके तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब हप्पू भी बोलने लगते हैं कि मेरी भी जब शादी होगी तो ऐसे ही सजावट होगी। अब उसकी मॉम तो चुप कराना चाहती है, लेकिन जब वो चिल्लाने लगती है तो अर्जी वहाँ पे आकर के बहुत गुस्सा करती है। अब हप्पू को तो झनक कैसे भी हटा देती है वहाँ से, ताकि अब तमाशा बहुत न क्रिएट हो। लेकिन अब जब बातें होने लगती है और बिपाशा ये जानना चाहती है कि आखिर तुम लोग हनीमून पे कहाँ जाओगे, तो अनिरुद्ध से पूछना चाहती है। लेकिन जब छोटन और झनक बातें कर रहे होते हैं तो वो बिपाशा के पास ही होते हैं, और बिपाशा यहाँ पे ना अब झनक की बेइज्जती करने की सोच लेती है। तो अब अर्ची भी देखती है उसकी साड़ी को, तो पूछ देती है कि साड़ी कौन सी है, तो झनक बोल देती है कि मुझे नहीं पता कि ये साड़ी कहाँ से आई, ये घर के ही किसी सदस्य ने दिया है। तो ये तो अर्ची को पता होता है कि ये साड़ी किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने दिया है। तो ये बातें बोल करके उसे हमलेट करने की कोशिश करते हैं कि तुमने इतने पैसे कमाए बट फिर भी तुम्हारे पास खुद का कुछ भी नहीं है, तुम दिए हुए कपड़ों पे ही पलती हो, तुम इतनी गिरी हुई हो, निहायत नीच किस्म की औरत। क्योंकि छोटन भी अपने कार्य करके आया हो, क्योंकि स्कूल पे भी ऑलरेडी तमाशा करके आया होता, वो अपने पैसे तो ले लेता है मैडम डी से, लेकिन अब उसके सारे एग्रीमेंट भी मैडम डी कैंसिल कर देती है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा भी होती है इसके सिर्फ और सिर्फ फालतू बातों से। तो अब यहाँ पे जो आशीर्वाद सेरेमनी में तमाशा क्रिएट होने लगता है, तो वहाँ पे विनायक आ जाता है और झनक बोलता है कि झनक चलो मैं तुम्हें किसी और से मिलाता हूँ, अपने मतलब जो भी कलीग्स हैं उनसे मिलाता हूँ। अब देखो अर्ची के ही वो जानकार होते हैं, लेकिन फिर भी विनायक से भी उनकी अच्छी दोस्ती होती है, तो जिस कारण झनक को उन सबसे मिलवाता है। और झनक के बारे में जैसे पता चल चुका होता है सबको कि भाई ये बहुत फेमस इंसान बन चुकी है और जगह जगह पर होर्डिंग लगी हुई है इसके नाम से, और इसने कुछ एडशूट भी किया है, तो इससे कुछ और भी काम मिल जाता है। लेकिन अनिरुद्ध का ध्यान तो सिर्फ इस पे ही होता है, क्योंकि उसको भी पता चल चुका होता है कि झनक का एग्जाम होने वाला है, और अगर ये सिर्फ काम पे ही ध्यान देगी तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगी और फिर ये फेल हो जाएगी। तो इस अच्छा है कि काम पे ध्यान ना दे अभी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। लेकिन अब जब गिफ्ट देने की बारी आती है तो यहाँ पे तो झनक की फिर से बेइज्जती होने लगती है कि अगर ये क्या ही देगी, ये तो मेड है। लेकिन जैसे ही अपने गिफ्ट निकालती है जो लाखों की होती है, तो इस चीज को देखने के बाद में तो
तो अर्जुन को लगता है कि ये क्या मतलब ये क्या, इसने मतलब इतने पैसे खर्च कर दिए। और बस यही कारण होता है कि अनिरुद्ध इस चीज से गुस्सा होता है कि आखिर तुमने जो मेहनत से पैसे कमाए थे वो हमारे ऊपर खर्च करने की क्या जरूरत है, और तुमने इतने महंगे गिफ्ट क्यों लिए हमारे लिए। इसके बाद तो बस यही सोचने लगता है कि आखिर जनक ने इतने मेहनत से कमाए पैसे हम लोग पे सिर्फ ऐसे आग बंद करवा दिए, ये सच में बहुत गलत है। इसे अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा करके रखने चाहिए। हालांकि जैसे ही इसके बाद में अब डांस प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे हप्पू जानबूझ करके अनिरुद्ध और जनक को खींच करके सबके सामने ला देती है। अब यहाँ तो डांस करते हैं लोग, सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। राधा तेरी वैसे करके एक गाना होती है, उस पर जनक भी डांस करती है और जो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं यहाँ से तो उसके डांस की जो स्टेप होता है ना उस पर मुरीद हो जाता है और उसका फैन हो जाता है। मानो तो सीटियां तो नहीं बजाता, लेकिन हाँ दिल अपना हार बैठता है। और जब यहाँ से ये लोग डायरेक्ट घर आते हैं तो समझो कि मुसीबतें और ज्यादा ही बढ़ जाती है। यहाँ अनिरुद्ध सबसे पहले जनक के पास जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया और हमसे पूछा क्यों नहीं, इतने महंगे महंगे गिफ्ट ले लिए, अब तुम मेरे शरीर की कसम खाओ। अपने हाथ उसके हाथ को पकड़ता है, बोलता है कि कसम मैं तुम्हें देता हूँ और तुम प्लीज मुझे मेरी कसम लो कि आज की बात है, तुम कुछ भी करोगे तो मुझसे पूछ कर करूंगा और इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो और हाँ अब से तुम कोई भी काम बिना पूछे मुझसे नहीं करोगे। वो भी बोलते हैं कि ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है अब उसकी छूने भर से ही तो समझो कि इसके दिल में कुछ होने लगता है। करंट लगती है तो बेचारे के समझ में आ जाता है कि प्यार हो चुका है और मगधीरा वाली फीलिंग आने लगती है। पुराने जन्म के किस्से वो कहानियां ऐसे समझो कि कुछ अब कहानियां तो नहीं रिपीट होती, लेकिन हाँ मतलब करंट लगने से ये समझ आती है कि आखिर ये कैसा स्पर्श महसूस है, मतलब ये कैसा माहौल बन रहा है मेरे दिल में, मतलब कि भाई प्यार मुझे हो चुका है। अब देखना अगर लोग सच में कॉम्प्लिकेटेड होगा ना कि यहाँ से अब प्यार हो चुका है तो वो अपने हक को बिना लिए नहीं छोड़ेगी। कि अर्ची का एक शर्त होता है शादी करने से पहले, वो ये बोल देती है कि जब तक जनक घर से बाहर नहीं जाएगी वो शादी नहीं करेगी, मतलब सिंदूर नहीं डालेगा मांग में। जनक जब तक चली नहीं जाती पूरी तरीके से यहाँ से बहुत दूर तब तक शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। तो अब गुड लोग देखना सच में बेहतरीन होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। बवाल तो होने वाला है लेकिन मजा भी आएगा भर भर के।